जय जोहार दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने पहले ब्रिटिश विजय देखा। मतलब पहला टॉपिक हमारा था यूरोपियों का आगमन। यूरोपीय आगमन के बाद हमने देखा कि तत्कालिक राजनीतिक दशा का फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने लाभ उठाने का प्रयास किया। और इस लाभ उठाने के प्रयास में फाइनली जो सफल हुए वो कौन थे? अंग्रेज। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया, जो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद अंग्रेज ब्रिटिश विजय के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, उसके बाद मैसूर विजय, आंग्ल मराठा युद्ध, सिख युद्ध, अफगान युद्ध, इस तरह से सहायक और हड़प नीति सबको मिलाते हुए उन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार किया, या ब्रिटिश विजय के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद हमने देखा कि विस्तार करने के बाद उन्होंने शासन करने के लिए अनेक नीतियां बनाई, जिसमें हम लोग आर्थिक नीति के अंतर्गत मुख्यतः हम लोगों ने भू राजस्व नीति देखा। उसके बाद कृषि का हमने क्या देखा? वाणिज्यीकरण देखा। उसके बाद हमने विऔद्योगीकरण देखा, और उसके बाद हमने आधुनिक उद्योगों की स्थापना भी देखी आर्थिक नीति के तहत। इसके बाद प्रशासनिक नीति आई, जिसमें हमने मुख्यतः सिविल सेवा देखा, और उसके बाद हमने क्या देखा? पुलिस सुधार। उसके बाद न्याय, और साथ में हमने देखा कि सीआरपीसी और आईपीसी का जो गठन हुआ उसकी बात की। इसके बाद हमने न्यायिक सुधार देखा, और देखा कि भारत में क्या हुआ है? विभिन्न न्यायिक के सुधार कार्य किए गए और न्यायालयों की स्थापना हुई। तो हमने एक तरफ से ब्रिटिश नीति के तहत आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति और न्यायिक नीति, ऐसा बोल सकते हैं कि इसको हमने पढ़ा। अब एक इम्पॉर्टेंट मेजर टॉपिक है, वो क्या? ब्रिटिश शिक्षा नीति। ब्रिटिश शिक्षा नीति, इसके बारे में अब अपन बात करेंगे। पढ़ना क्या क्या है? एक पढ़ना है कि इसका उद्देश्य क्या था ब्रिटिश शिक्षा नीति का। दूसरा अपने को पढ़ना है कि क्या क्या प्रयास किए गए और कौन से प्रयास को हम लोग दो भागों में बांट कर देखेंगे। एक था आपका व्यक्तिगत प्रयास, और दूसरा आपका क्या है? सरकार के द्वारा किया गया प्रयास, है ना। चलिए, इस हिसाब से हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है उद्देश्य की, हम लोग बात करते हैं, प्रयास को उसके बाद देखेंगे। तो उद्देश्य में आ रहा है कि भाई क्या उद्देश्य था ब्रिटिश शिक्षा नीति का? ब्रिटिशों की जो शिक्षा व्यवस्था डेवलप की गई, इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका सिंपल सा एक उद्देश्य था, वो था एक ब्रिटिश समर्थक भारतीय वर्ग तैयार करना। ब्रिटिश समर्थक एक भारतीय वर्ग क्या करना? तैयार करना जो ब्रिटिशों को या अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिशों को उनके व्यापार में, उनके प्रशासन में, भारतीय शासकों से पत्राचार इत्यादि में क्या कर सके? सहयोग कर सके। जो रंग रूप से क्या हो? रंग और रूप से भारतीय हो, रंग और रूप से क्या हो? भारतीय हो, परंतु मानसिक रूप से क्या हो? अंग्रेज हो। बात समझ रहे हैं? तो इसके ब्रिटिश शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि ब्रिटिश समर्थक एक भारतीय वर्ग तैयार करना, जो ब्रिटिशों को उनके प्रशासन में, उनके व्यापार में और भारतीय शासकों से जो पत्राचार करना था, संबंध बनाना था, इन सभी में क्या हो? उनका समर्थन करें। जो रंग रूप से क्या हो? भारतीय हो, परंतु मानसिक दृष्टि से क्या हो? अंग्रेज हो। एक ऐसे वर्ग का तैयार करना, यही था ब्रिटिश शिक्षा का क्या उद्देश्य। ठीक है। अब इसी उद्देश्य के तहत उन्होंने क्या किया? शिक्षा का विकास किया भारत में, आधुनिक शिक्षा का विकास किया। आधुनिक शिक्षा ना, भारत में ब्रिटिश शिक्षा मीन्स क्या? आधुनिक शिक्षा की बात हो रही है। आधुनिक शिक्षा जो आज हम लोग पढ़ते हैं, आज हम लोग जो जाके स्कूल में पढ़ते हैं क्लास 1 to 12 तक, उसके बाद उच्च शिक्षा, ये सभी आधुनिक शिक्षा में आती है। मतलब गुरुकुल पद्धति को छोड़कर एक नई शिक्षा व्यवस्था के तहत कार्य करना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? आधुनिक शिक्षा। यही ब्रिटिश शिक्षा की बात होती है।
तो ये हो गया इसका मुख्यतः उद्देश्य। अब हम लोग बात करते हैं इनके प्रयासों पर। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रयास किया गया, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो हमने बोला कि प्रयास जो था वो दो प्रयास किया गया। एक किया गया क्या, व्यक्तिगत प्रयास, और दूसरा क्या किया गया, सामूहिक या सरकार के द्वारा प्रयास। व्यक्तिगत जो प्रयास था ये आपका कौन कौन सा था, तो याद रखिएगा व्यक्तिगत प्रयास में आपको एक ईयर याद रखना है 1781। ठीक है जी। इसके बाद आपको याद रखना है 1784, 1791 और एक है आपका 1817। ये 4 ईयर को आपको याद रखना है। पहला क्या 1781, दूसरा क्या 1784, तीसरा क्या 1791 और चौथा क्या 1817। ठीक है। अब इसमें क्या है, बोला जाता है कि 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया गया। किसका, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। तो आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में क्या किया गया था, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। अब ये जो आता है आपका, इसमें आता है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। अब विलियम जोन्स की अगर बात करें तो इसने क्या किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, और इसकी स्थापना का उद्देश्य था प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का अध्ययन। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का अध्ययन, याद रखिएगा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए क्या किया गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में की गई। कहाँ की गई थी, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का क्या करना, अध्ययन करना, उनकी समझ विकसित करना। अब उनको शासन करना है भाई, भारत में शासन कर रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी था कि भारत का प्राचीन इतिहास कैसा रहा है, उनकी संस्कृति कैसी रही है, उनका दर्शन कैसा रहा है, इन सभी का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। याद रखिएगा। ठीक है। अब क्या होता है, 1791 आता है। इस समय एक नाम आता है जोनानाथ डंकन। जोनानाथ डंकन ये जो था, ये था ब्रिटिश रेजिडेंट, है ना। कौन था, ब्रिटिश रेजिडेंट। तो ये कौन था, ब्रिटिश रेजिडेंट था, ब्रिटिश रेजिडेंट। तो ये था ब्रिटिश रेजिडेंट। इसके द्वारा क्या किया गया था, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसकी, संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में। यहां मैं लिख रहा हूं संस्कृत विद्यालय। तो याद रखिएगा बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनानाथ डंकन के द्वारा क्या किया गया था, की गई थी। ठीक है जी। ठीक, संस्कृत विद्यालय या संस्कृत कॉलेज, इसको कॉलेज लिख देते हैं, संस्कृत कॉलेज की स्थापना। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जोनानाथ डंकन के द्वारा। तो 81 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा, जिसका उद्देश्य क्या था, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का क्या करना, अध्ययन करना। साथ में मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रिटिश रेजिडेंट
जोनानाथ डंकन के द्वारा क्या किया गया, संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में की गई। ठीक, अब यहाँ पर विलियम जोन्स के बारे में एक फैक्ट याद रखना है, साथ में एक और फैक्ट याद रखना है इस वाले पॉइंट में। ठीक है, क्या फैक्ट याद रखना है कि इस विलियम जोन्स ने क्या किया था, अभिज्ञानम शकुंतलम का, अभिज्ञानम शाकुंतलम, इस अभिज्ञानम शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है, प्राचीन भारत में हम लोगों ने पढ़ा है, इस अभिज्ञानम शाकुंतलम का संस्कृत में अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसमें, अंग्रेजी में। और इसी प्रकार एक नाम याद रखना होगा, चार्ल्स विल्किंस। इसने क्या किया था, श्रीमद् भागवत गीता, तो ये जो था चार्ल्स विल्किंस, इसने क्या किया था, श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया था। तो मैं आपको बताया यहाँ पर कि 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा क्या किया गया, कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई। विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में क्या किया गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में की गई, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का क्या करना, अध्ययन करना था। इसी के द्वारा विलियम जोन्स के द्वारा क्या किया गया, अभिज्ञानम शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और एक व्यक्ति था चार्ल्स विल्किंस, जिसके द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का क्या किया गया, अनुवाद किया गया अंग्रेजी में। अब आता है आपका एक ईयर क्या, 1817, ये वाला ईयर बच जाता है। इसमें क्या हुआ उसकी भी बात कर लेते हैं। जोनानाथ डंकन ने क्या किया था, जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, इसने क्या किया था, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में। कहाँ की थी, तो बनारस में की थी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये संस्कृत कॉलेज कहाँ था, बनारस में था। चलिए, तो हमने इतना देख लिया। अब एक ईयर बचता है आपका क्या, वो है आपका 1817। तो 1817 में क्या हुआ है, डेविड हेयर है ना, डेविड हेयर प्लस राजा राम मोहन राय, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, कलकत्ता में, कहाँ, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो याद रखिएगा, हिंदू कॉलेज की स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की, तो कलकत्ता में। चलिए, तो ये हुआ आपका क्या, व्यक्तिगत प्रयास, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता मदरसा, विलियम जोन्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, जोनानाथ डंकन के द्वारा किया गया संस्कृत कॉलेज की स्थापना, और डेविड हेयर और राम मोहन राय के द्वारा किया गया क्या, आपका हिंदू कॉलेज की स्थापना। तो ये व्यक्तिगत प्रयास था। अब आता है आपका सरकार का प्रयास। तो इस सरकार के प्रयास के अंतर्गत अपने को ना याद रखना, मैं आपको क्रम बता रहा हूं, उस क्रम को पहले दिमाग में बैठाइएगा। सबसे पहला आता है आपका 1813 का चार्टर एक्ट, इसके बाद आता है आपका पाश्चात्य एवं प्राच्य विवाद, इसके बाद आपका आता है मैकाले समिति, इसके बाद आपका आता है अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, और इसके बाद आपका आता है वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच या फिर वुड्स घोषणा पत्र। इसके बाद आपका आता है हंटर आयोग, क्या, हंटर आयोग। इसके बाद आपका आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय
विद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है जी। इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बाद आपका आता है सैडलर आयोग, है ना। कौन सा आयोग? सैडलर आयोग। तो याद रखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बाद क्या रहा आपका? सैडलर, है ना, सैडलर आयोग। एक सैडलर आयोग आता है, और इस सैडलर आयोग के बाद जो आता है वह है आपका हारगोट समिति। इसके बाद आपका आता है वर्धा योजना, और इसके बाद आता है आपका सार्जेंट योजना। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। 1813 के बाद ये आपका आएगा 1834, 1834 के बाद ये आपका आएगा 1854, 1854 के बाद ये आएगा आपका 1882, 1882 के बाद ये आएगा आपका 1904, 1904 के बाद ये जो आपका आएगा 1917, 1917 के बाद ये आपका है 1937, और ये आपका है 1944। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। वर्धा योजना 1937, सार्जेंट योजना 1944। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है इतनी बातें को, और इसको ना क्रम से याद रखना है। ठीक है, क्रम से इन द सेंस क्या? क्रम से इसलिए क्योंकि ये क्रम कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या बताया? 1813, उसके बाद 1834, उसके बाद क्या? गुड्स डिस्पैच घोषणा पत्र जो है 1854 में आया, हंटर आयोग 1882, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1904, सैडलर आयोग 1917, है ना। सैडलर आयोग क्या है? 1917 में है। हारगोट समिति इसका नहीं लिखा हूँ, ये आपका कब है? 17 के बाद 1929, ये क्या है? 1929 में है। 1937 में वर्धा योजना और सार्जेंट योजना जो आया वो फाइनली आएगा 1944 में। तो सबसे पहले ना ये क्रम को थोड़ा सा दिमाग में बैठाना पड़ेगा, क्रम को बैठाना है बिल्कुल, है ना। कई बार क्रम को पूछा जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि ये सब क्या है। तो वर्ड्स डिस्पैच मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड्स डिस्पैच, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके इन सब की। सबसे पहले मैं लेता हूँ इन चारों को, क्योंकि ये चारों जो है एक दूसरे से संबंधित है, एक क्रम में है ना। क्रम में है प्लस संबंधित है। देखो 1818 का जो चार्टर एक्ट आया, इसमें प्रावधान था कि भारत का जो गवर्नर जनरल है, भारत के गवर्नर जनरल को प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए शिक्षा के विकास के लिए क्या करेगा? व्यय करेगा। तो क्या बोला गया? 1813 के एक्ट में। 1813 का एक्ट अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? शिक्षा। और शिक्षा के तहत क्या प्रावधान था 1813 के एक्ट में? तो वो था कि गवर्नर को यह अधिकार दिया गया, यह प्रावधान किया गया कि भारत का जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, ये क्या करेगा? प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया शिक्षा के लिए व्यय करेगा। कब किया गया? 1813 में। 1813 मतलब क्या? आज से लगभग 209 साल पहले। तो उस समय ना 1,00,000 बहुत बड़ा रकम होता था। 1,00,000 मतलब बहुत बड़ा रकम, आज से 209 साल पहले की बात हो रही है, तो बहुत बड़ा रकम था, है ना। तो इस प्रावधान को किया गया कि गवर्नर जनरल के द्वारा प्रतिवर्ष क्या किया जाएगा? 1,00,000 रुपए शिक्षा के विकास के लिए व्यय किया जाएगा। चलिए अब ये जो 1,00,000 रुपया शिक्षा के लिए व्यय किया जाएगा, इसको लेकर विवाद उठा। ये जो 1,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया, इस 1,00,000 रुपया को लेकर क्या हुआ? विवाद उठा। यही यहाँ पे क्या विवाद?
प्राच्य विवाद। अब पश्चात व प्राच्य विवाद इन द सेंस क्या, इसको समझो ऐसे करके। 1 लाख रुपया जो व्यय करने का प्रावधान किया गया, इसको लेकर क्या हुआ, विवाद हुआ। विवाद ये उठा कि भाई आपको शिक्षा का क्या करना है, विकास करना है। शिक्षा का क्या करना है, विकास करना है। तो विवाद ये उठा कि पहली बात, कौन सी शिक्षा का विकास करोगे, कौन सी शिक्षा हो भारत में, और दूसरा उठा कि भाई वो शिक्षा का माध्यम क्या हो। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सी शिक्षा हो और साथ में क्या बोला जा रहा है, माध्यम कौन सा हो। बात समझते चलिएगा क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। शिक्षा का विकास अगर करना है तो शिक्षा के विकास के अंतर्गत बोला गया कि किस शिक्षा का विकास किया जाए, और साथ में क्या बोला गया कि उसका माध्यम क्या हो। ठीक है, तो माध्यम क्या हो और शिक्षा का, कौन सी शिक्षा का विकास किया जाए। कौन सी शिक्षा इन द सेंस कि भाई अंग्रेजी शिक्षा का विकास करोगे, अंग्रेजी शिक्षा का विकास करना है, या फिर क्या करना है, भारतीय शिक्षा का। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया कि भाई माध्यम क्या हो, तो माध्यम क्या रखोगे, या अंग्रेजी रखोगे या फिर क्या करोगे, हिंदी रखोगे या भारतीय भाषा रखोगे। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इसी को बोला जाता है क्या, विवाद। पाश्चात्य और प्राच्य विवाद। पाश्चात्य शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा को ही क्या बोला जा रहा है, पाश्चात्य शिक्षा, और दूसरी तरफ भारतीय शिक्षा को क्या बोला जा रहा है, प्राच्य शिक्षा, प्राच्य शिक्षा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको लेकर विवाद उठा। अब इस विवाद में अंग्रेजी शिक्षा के जो समर्थक थे वो कौन थे, मैकाले थे, और दूसरी तरफ ट्रेवेनियर। ये जो ट्रेवेनियर थे और मैकाले थे, ये दोनों क्या थे, इस शिक्षा के समर्थक थे, है ना, अंग्रेजी शिक्षा के। दूसरी तरफ ये जो आपका भारतीय शिक्षा था, इसमें समर्थक थे एलिफिंस्टन, और दूसरा कौन, मुनरो। ठीक है, एलिफिंस्टन और मुनरो कौन थे, इसके समर्थक थे। फाइनली याद रखिएगा। अब क्या हुआ, इस शिक्षा के विकास को लेकर जो विवाद उठा, इस विवाद के समाधान के लिए, इसी विवाद के समाधान के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया। मैकाले समिति का गठन किया गया, है ना। और ये मैकाले समिति का जो गठन किया गया 1834 में, इसने अपनी रिपोर्ट दी 1835 में, और इसने बोला कि भाई पाश्चात्य शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम से क्या किया जाए, प्रदान किया जाए। पाश्चात्य शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम से क्या किया जाए, प्रदान किया जाए। तो इसने क्या सिफारिश किया, सिफारिश किया कि पाश्चात्य शिक्षा, या इसी को मैं बोल रहा हूं अंग्रेजी शिक्षा, इसको, और माध्यम क्या हो, अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम से क्या किया जाए, प्रदान किया जाए। और फाइनली तो जाके इसको क्या किया गया, स्वीकार किया गया 1835 में। अब भारत में क्या हुआ, फिर अंग्रेजी शिक्षा के विकास का क्रम आगे बढ़ा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, मैं बताया कि भाई 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें 1 लाख रुपया शिक्षा के विकास के लिए खर्च करना था, ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक, अब प्रावधान किया गया तो विवाद उत्पन्न हुआ कि भाई किस शिक्षा का विकास किया जाए और माध्यम कौन सा हो। तो कौन सी शिक्षा में दो बातें आई, अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा, या फिर प्राच्य शिक्षा या भारतीय शिक्षा। ठीक है, इसके समर्थक का नाम याद रखना, मैकाले और ट्रेवेनियर, और दूसरी तरफ एलिफिंस्टन और मुनरो। इस विवाद के समाधान के लिए क्या किया गया, मैकाले समिति का गठन किया गया, और मैकाले समिति ने अपने रिपोर्ट में क्या सिफारिश किया कि पाश्चात्य शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम में प्रदान किया जाए, और इसको फाइनली स्वीकार किया गया, और भारत में क्या होती है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास होने लगता है। ठीक, चलिए इतना समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो बोला गया, क्या बोला गया, अब आता है अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। अधोगामी निस्यंदन।
तो अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, बात यह उठा अब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, उसका विकास करना है, तो किन लोगों को शिक्षा प्रदान किया जाए। मतलब ये शिक्षा जो प्रदान करना है अपने को, तो शिक्षा प्रदान किसको किया जाए। तो बोला गया कि भाई क्या करो, उच्च वर्ग प्लस उच्च मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग को क्या करो, शिक्षा प्रदान करो। उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग को यदि शिक्षा प्रदान किया जाता है तो इनसे क्या होगा, छन कर, इससे छन कर क्या होगा, शिक्षा निम्न वर्ग तक पहुंचेगी। तो इससे क्या होगा, छन कर या रिस कर, इसी को बोला जाता है अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। मतलब प्रत्यक्ष ना देकर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ मात्रा में उन तक क्या पहुंचना, लाभ पहुंचना किसी भी चीज का। जैसे अभी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लेती है, टैक्स पेयर है जितने जितने क्या है, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, ये सभी क्या करते हैं, या सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ये सभी क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। उस टैक्स का पैसा सरकार कहाँ खर्च करती है, राजस्व व्यय में, पूंजीगत व्यय में, है ना। तो जो सरकार खर्च करती है राजस्व और पूंजीगत व्यय, इसके अलावा एक आता है राजस्व व्यय में ही आपका जन कल्याण नीतियों के लिए व्यय। मतलब आपको पीडीएस के तहत विधवा वृद्धावस्था पेंशन या अन्य प्रकार की पेंशन, छात्रवृत्ति, इन सभी माध्यम से, या प्रधानमंत्री आपका क्या है, जो आपका मतलब आवास निर्माण योजना है ना, इन सभी के तहत क्या कर रही है सरकार, टैक्स के पैसे को अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचाती है जन कल्याण नीति के तहत किसके पास, निम्न वर्गों तक। इसी बात को यहाँ बोला गया, इसी को बोला जाता है डाउन फॉरवर्ड थ्योरी या ट्रिकल डाउन थ्योरी इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट, डाउन फॉरवर्ड थ्योरी, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, है ना। तो क्या बोला गया, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग को, उच्च मध्यम वर्ग को प्रदान करो, और यही शिक्षा फिर रिस कर क्या करेगी, छन कर या रिस कर क्या करेगी, निम्न वर्ग तक पहुंचेगी, निम्न वर्ग तक क्या होगी, पहुंचेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि मैकाले 1813 के एक्ट के तहत 1 लाख रुपए शिक्षा के विकास के लिए व्यय करना था। उस विकास को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन सी शिक्षा प्रदान की जाए, किस माध्यम में प्रदान की जाए, जिसको बोला गया पश्चात प्राच्य विवाद। और इस विवाद के तहत फिर समाधान के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया, और मैकाले समिति ने सिफारिश क्या किया, पश्चात शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम में प्रदान किया जाना। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि उसका विकास हुआ, और अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के तहत उसका विकास किया गया। मतलब भारत में उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग को ही क्या किया गया, अंग्रेजी या आधुनिक शिक्षा प्रदान की गई, और वही धीरे धीरे छिलकर रिस कर निम्न वर्गों तक पहुंचेगी, ऐसा सोचा गया। लेकिन यह क्या हुआ, असफल हुआ। क्या असफल हुआ, तो ये अधोगामी निस्यंदन का जो सिद्धांत था यह क्या हुआ, असफल हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब बात आती है आगे, नेक्स्ट हमारा जो है वह है आपका क्या, वुड्स डिस्पैच, है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से आपको याद रखना है। या क्या बोला गया, वुड्स घोषणा पत्र, है ना। अब इसकी क्या देखना है आपको, ये वुड्स घोषणा पत्र है। तो घोषणा पत्र में क्या क्या है इसकी बात हम लोग करेंगे, घोषणा पत्र में क्या क्या प्रावधान था उसकी बात होगी, साथ में थोड़ा सा वुड्स के बारे में, है ना। तो ये वुड्स नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ नाम आता है चार्ल्स वुड। क्या, चार्ल्स वुड। ये चार्ल्स वुड कौन था, तो ये था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अध्यक्ष था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या था, अध्यक्ष था। इसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया कि भारत में शिक्षा का विकास कैसे किया जाएगा करके, और इसने जो भी सिफारिश दिया उसी को क्या बोला गया, वुड्स घोषणा पत्र बोला गया। वुड्स घोषणा पत्र के माध्यम से क्या किया गया, लागू किया गया। अब ये जो चार्ल्स वुड्स जो था, इसने जो भी घोषणा पत्र लागू किया गया, इसी को भारत के शिक्षा के क्षेत्र में क्या बोला जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। याद रखिएगा, शिक्षा के लिए ना, या इसका बोल सकते भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या
क्या बोला जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा वर्ड मैं बार बार डिफाइन कर चुका हूँ। मैग्ना कार्टा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे संविधान में फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा बोल दिया जाता है, यहाँ इसको मैग्ना कार्टा बोला गया है। हरुखियर के द्वारा जो सुविधा प्रदान की गई थी सर जॉन सरमन को, उसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा, है ना, 1717 में। इसी प्रकार देखोगे तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? 1215 के इंग्लैंड के अधिकार पत्र से, उसको बोला गया था मैग्ना कार्टा, और फाइनली वहाँ से स्टार्ट हुआ है। कहीं कहीं जब बृहद लेवल पे कुछ चीज़ें मिलती हैं, प्राप्त होती है किसी क्षेत्र में, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? मैग्ना कार्टा। मुख्यतः अधिकार के कॉन्सेप्ट में, राइट की अवधारणा में, है ना, याद रखिएगा। चलिए, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। और चार्ल्स वुड कौन थे? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के क्या थे? अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया? गठन किया गया था एक समिति का, और इस समिति के द्वारा जो भी सिफारिश की गई उसको वुड्स घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, और साथ में उसी को क्या बोल दिया जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान किया गया। तो मुख्यतः इसमें ना 9 प्रावधान था। ठीक है, कितने? 9। आपको एक एक करके याद रखना है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ घोषणा पत्र में। पहला था प्राथमिक शिक्षा, दूसरा था माध्यमिक शिक्षा, और तीसरा था उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इन तीनों की बात हुई। कैसे बात हुई? बोला गया कि भाई प्राथमिक शिक्षा जो है, इसको आप किस पे, कौन सी शिक्षा होगी? तो पश्चात शिक्षा ही होगी। पश्चात शिक्षा प्रदान करो। तो तीनों में क्या है? पश्चात शिक्षा। पश्चात शिक्षा प्रदान करो। आप क्या बोला गया? पश्चात शिक्षा ही प्रदान करना है। लेकिन बोला गया जो प्राथमिक स्तर पर पश्चात शिक्षा हो, यह होगा आपका स्थानीय या मातृभाषा में। स्थानीय या मातृभाषा में क्या करो? पश्चात शिक्षा प्रदान करो प्राथमिक स्तर पर। दूसरा क्या बोला गया? ये जो माध्यमिक स्तर पर हो तो इसमें क्या करो? पश्चात शिक्षा को या तो स्थानीय भाषा, स्थानीय और अंग्रेजी भाषा दोनों में प्रदान करो, स्थानीय और अंग्रेजी भाषा में। और तीसरा बोला गया, साथ में क्या बोला गया? ये जो है आपका उच्च शिक्षा, इसको आप कौन से भाषा में प्रदान करो? अंग्रेजी भाषा में। मतलब ये कि भाई पश्चात शिक्षा को तो लागू किया गया, ये तो हम लोग को पहले से पता है मैकाले समिति के तहत। लेकिन प्राथमिक स्तर पर क्या करो? मातृभाषा में शिक्षा दो। मिडिल स्तर पर क्या करो? माध्यमिक स्तर पर स्थानीय और अंग्रेजी दोनों भाषा में दो। और उच्च शिक्षा डायरेक्टली आप किस पे दो? अंग्रेजी भाषा में। आज भी चल रहा है उच्च शिक्षा, क्या चल रहा है? अंग्रेजी भाषा में ही चल रहा है। हिंदी का बोलबाला धीरे धीरे अब आके बढ़ रहा है। हो सकता है आने वाले समय में क्या हो, ये MBBS, इंजीनियरिंग, इन सब की पढ़ाई क्या हो, हिंदी में चालू हो जाए। चांसेस हैं, ठीक है, आने वाले 10 से 15 वर्षों में ऐसा हो सकता है। बिल्कुल जो मोदी गवर्नमेंट है वो इस ओर बिल्कुल प्रयासरत है। अगर उनकी सरकार बनी रही तो हो जाएगा ऐसा। चलिए, तो ये 3 प्रावधान पहले किया गया। इसके बाद क्या बोला गया? तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तकनीकी शिक्षा की बात की, भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद क्या बोला गया? महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रयास। महिलाओं के लिए क्या किया जाए? महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। इसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। महिला शिक्षा की बात कर रहे हैं, औपचारिक रूप से सरकारी स्तर पर ये महिला शिक्षा की बात कर रहे हैं, प्रथम बार ऐसा हो रहा है, याद रखिएगा। साथ में क्या बोला गया? तो बोला गया कि भाई निजी क्षेत्रों को क्या करो? निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दो शिक्षा के क्षेत्र में। मतलब निजी कॉलेज स्कूल की क्या किया जाए? स्थापना की जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा इस 3 पॉइंट को। इसके अलावा यदि बात किया जाए तो क्या बोला गया? अब 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गया, 3 और है अभी। तो 3 और में क्या बोला गया? यहां लिखता हूं ना मैं उसको समझिएगा। तो क्या बोला गया? टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए। मतलब शिक्षकों को क्या प्रशिक्षण करने के लिए संस्था की स्थापना की जाए। लेकिन इसको हम इंग्लिश में ही लिखेंगे। क्या बोला गया?
टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की क्या की जाए, टीचर ट्रेनिंग संस्था की स्थापना की बात की गई। ठीक है जी। और क्या बोला गया, तो टीचर ट्रेनिंग संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, एक पॉइंट ये है। दूसरा क्या बोला गया कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। याद रखिएगा क्या बोला गया था, तो लंदन जो यूनिवर्सिटी था, इस लंदन विश्वविद्यालय तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में क्या किया जाए, विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। ठीक है, और इसी के तहत क्या किया गया, इसी के तहत 1857 में जो भारत की 3 मेजर सिटीज थी, भारत की 3 मेजर सिटीज कौन कौन सी होगी, सिंपल सी बात है, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, तो भारत की 3 मेजर सिटी कलकत्ता, बॉम्बे और साथ में यहाँ मद्रास, यहाँ क्या किया गया, स्थापना की गई क्या, विश्वविद्यालय की 1857 में। बात कहाँ किया गया था, वुड्स डिस्पैच में किया गया था, इसका प्रावधान किया गया था। उन्होंने सिफारिश की थी कि भाई लंदन यूनिवर्सिटी के तौर पर क्या करो, विश्वविद्यालय की स्थापना करो, और इसका प्रावधान कब स्टैब्लिश किया गया, 1857 में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट। एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और साथ में क्या, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालय की स्थापना। 9वां पॉइंट ये बोला गया कि एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। निदेशक के अधीन, डायरेक्टर के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। तो याद रखिएगा, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना भी की गई 1855 में। यह इस्टेब्लिश कब किया गया, 1855 में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के साथ साथ पेशावर और पंजाब में। ठीक है, 5 स्थानों पर किया गया था, 3 ये हो गए और साथ में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जिसमें आपका क्या आ गया, पेशावर और पंजाब। तो पेशावर और पंजाब और साथ में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन 5 जगहों में 1955 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई डायरेक्टर्स के अधीन। तो ये था आपका वुड्स डिस्पैच, जिसको भारत का आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में, भारत का शिक्षा के संदर्भ में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को लेकर बोला कि प्राथमिक को मातृभाषा में दो, माध्यमिक को मातृभाषा या स्थानीय भाषा प्लस क्या, अंग्रेजी भाषा में, उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में। तकनीकी शिक्षा के विकास की बात की, महिलाओं की शिक्षा के विकास की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, महिला शिक्षा की बात कर रहे हैं। साथ में क्या बोला गया कि भाई निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद क्या बोला, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करो, और साथ में क्या बोला गया, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बाद बोला कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर क्या करो, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज की स्थापना करो। 1857 में की गई 3 जगह, और साथ में क्या बोला गया कि डायरेक्टर के अधीन लोक शिक्षा विभाग की क्या की जाए, स्थापना की जाए। याद रखिएगा। चलिए, अब वुड्स डिस्पैच जो हुआ था, इसके बाद मैं आपको बताया क्या है, वुड्स डिस्पैच के बाद बोला गया कि गठन किया गया भाई किसका, हंटर आयोग का। हंटर आयोग का गठन किया गया 1882 में, और इसका गठन किया गया था कि वुड्स डिस्पैच के तहत शिक्षा के विकास के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं, इस प्रयास का क्या करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच के तहत शिक्षा के विकास के लिए जो भी कार्य किया गया उसका क्या करना, मूल्यांकन करना। इस उद्देश्य से क्या किया गया था, इसका गठन किया गया। ठीक, याद रखिएगा, इसका गठन किया गया। चलिए, अब मूल्यांकन करने के बाद इसने मूल्यांकन किया, और मूल्यांकन के साथ क्या किया, कुछ सिफारिशें दी। क्या की, सिफारिश दी। अब
इसने क्या क्या सिफारिश दी? तो इसने प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए सिफारिश दी, याद रखिएगा। साथ में इसने क्या बोला, 2 पॉइंट अलग से बोला। क्या बोला कि महिला शिक्षा के विकास के लिए और प्रयास किया जाए, महिला शिक्षा है ना, इसके विकास के लिए प्रयास को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, इनको अधिक अवसर प्रदान किया जाए, ये बात किया। साथ में बोला कि निजी क्षेत्रों को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, निजी क्षेत्रों को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। ये 2 बात बोला। इन दोनों के अधीन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए इसने क्या किया, इसको सिफारिश और किया। प्राथमिक शिक्षा को बोला कि इसको भाई जिला बोर्डों को सौंप दो, प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी जिला बोर्डों को सौंप दो, मतलब जिला स्तर पर जो बोर्ड बना हुआ है जिला बोर्ड को सौंपो, इसको आप डायरेक्ट निदेशक के अधीन मत रखो। इसकी बात की कि प्राथमिक शिक्षा को क्या करो, इसका विकास किया जाए और उसको जिला बोर्ड को सौंप दिया जाए, वो इसकी देखरेख करेगा प्राथमिक शिक्षा की। दूसरी बात क्या बोला, माध्यमिक शिक्षा का क्या करो, व्यवसायीकरण, मतलब इसको व्यवसाय से जोड़ो। जैसे कि आज के ज़माने में 10th के बाद जो ITI या अन्य DCA वगैरह जो होता है, उस चीज़ को बोला गया कि माध्यमिक स्तर पर ही आप क्या करो, बच्चों को शिक्षा के साथ व्यवसाय संबंधी शिक्षा प्रदान करो। तो माध्यमिक स्तर पर क्या करो, इसका व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करो, व्यावसायिक शिक्षा क्या करो, प्रदान करो। तो बात याद रखिएगा, ये था आपका क्या, हंटर आयोग। ठीक, चलिए अब हंटर आयोग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो था हमारा कौन सा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, है ना। हंटर आयोग के बाद हाँ वही तो है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1904, पृष्ठभूमि और साथ में क्या, सिफारिश। तो हमको इसमें क्या याद रखना है कि ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था ना, इसकी सिफारिशें बहुत सारी थी, लेकिन एक मेजर सिफारिश आपको याद रखना है और बाकी कुछ नहीं। पृष्ठभूमि में थोड़ा सा हमको जानना है, क्या हुआ था 1901 में लॉर्ड कर्जन ने, 1901 में ये जो था लॉर्ड कर्जन, इसने क्या किया था, शिमला में विश्वविद्यालय के अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया, विश्वविद्यालय के अधिकारियों का क्या बुलाया, सम्मेलन बुलाया। है ना कि विश्वविद्यालय का विकास कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या बुलाया, सम्मेलन बुलाया। जिसके पश्चात 1902 में थॉमस रैले, नाम याद रखना है आपको, थॉमस रैले की अध्यक्षता में, तो मैं क्या बोल रहा हूं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में, थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। तो लॉर्ड कर्जन ने शिमला में विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई कि भाई कैसे इसका विश्वविद्यालय को और बेहतर बनाया जाए, विकास किया जाए। जो भी बातचीत हुआ होगा, उसके बाद 1902 में क्या किया गया, थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कर दिया गया। अब इस थॉमस रैले की अध्यक्षता में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो गठन किया गया, इसने अपनी सिफारिश दी 1904 में, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी सिफारिश में एक मेजर सिफारिश ये थी कि 5 वर्ष तक के लिए, 5 वर्ष तक के लिए प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपए प्रदान किया जाए, 5 लाख रुपए उनके विकास के लिए प्रदान किया जाए।
याद रखिएगा। तो इसके एक मेजर सिफारिश क्या थी कि भाई प्रत्येक वर्ष क्या करना है, प्रत्येक वर्ष क्या करना है आपको, मतलब 5 वर्ष तक के लिए कंटिन्यू प्रत्येक साल क्या किया जाए, 5 लाख रुपया विश्वविद्यालय को उनके विकास के लिए क्या किया जाए, प्रदान किया जाए। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक था आपका क्या इम्पोर्टेंट सिफारिश, और इसका राष्ट्रवादियों ने विरोध किया था। याद करिएगा कि राष्ट्रवादियों ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आपको इतना माइंड में रखना है। चलिए, अब इसके बाद जो आया है ये कौन सा था आपका, ये तो आपका हो गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके बाद हमने देखा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बाद जो हमारा आया वो कौन था सैडलर आयोग। सैडलर आयोग है ना, ये कब हुआ था, 1917 में। अब सैडलर आयोग है ना, इसका गठन किया गया था विश्वविद्यालय की समस्या पर विचार करने के लिए। विश्वविद्यालय की समस्या पर विचार करने के लिए, ठीक है। इसमें याद रखिएगा, एक तो थे आपके माइक सैडलर अध्यक्ष थे, प्लस इसमें 2 भारतीय मेंबर थे। एक का नाम था आशुतोष मुखर्जी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको, आशुतोष मुखर्जी, और दूसरे का नाम था जियाउद्दीन अहमद। तो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद ये क्या थे, इसके सदस्य थे। तो 2 भारतीय सदस्य थे, आपको याद रखना, ये दोनों भारतीय सदस्य हैं, और अध्यक्ष कौन था, माइक सैडलर। तो इस माइक सैडलर की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की समस्याओं पर विचार करने के लिए क्या किया गया, इसका गठन किया गया था। थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने सिफारिश क्या क्या किया, इसकी थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो इनकी सिफारिश थी कि ये जो स्कूली शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा ये 12 वर्ष की हो। स्कूली शिक्षा कितने की हो, 12 वर्ष की हो, ये बात बोला। उसके बाद बोला कि कॉलेज में जो डिग्री वाली शिक्षा है, डिग्री शिक्षा, तो डिग्री वाली शिक्षा है, इसको 3 वर्ष के लिए क्या किया जाए, निर्धारित किया जाए। तो याद रखिएगा, स्कूली शिक्षा कितने की हो, 12 वर्ष की हो, और ये जो डिग्री शिक्षा हो ये क्या हो, 3 वर्ष की हो, ऐसा प्रावधान किया गया। साथ में क्या बोला गया, प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक प्रांत में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, तो क्या बोला गया, प्रत्येक प्रांत में हाई स्कूल बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड का क्या किया जाए, गठन किया जाए। ठीक है जी, प्रत्येक प्रांत में हाई स्कूल बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड का क्या किया जाए, गठन किया जाए। महिलाओं के शिक्षा के विकास के लिए भी इन्होंने बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, याद रखिएगा। बोला गया कि महिला शिक्षा के विकास के लिए इसने प्रावधान बोला, क्या सिफारिश दी कि महिला शिक्षा विकास के लिए ये जो आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय है, कहाँ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या किया जाए, महिला बोर्ड का गठन किया जाए अलग से। किसका किया जाए, महिला बोर्ड का गठन किया जाए, और साथ में नए विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की। कहाँ कहाँ, तो याद रखिएगा ये पॉइंट पहले क्या बोला, स्कूली शिक्षा 12 वर्ष का हो, दूसरा क्या बोला, डिग्री क्या हो, वो कितने वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो। साथ में क्या बोला कि प्रत्येक प्रांत में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल, हाई स्कूल बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड की क्या की जाए, स्थापना की जाए। साथ में क्या बोला, महिला शिक्षा विकास की बात की, और इसके लिए स्पेशली बोला कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या किया जाए, महिला विकास बोर्ड की स्थापना की जाए। साथ में इसने क्या बोला कि इसने बोला कि भाई
नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और नए विश्वविद्यालय की स्थापना के तहत पटना, बनारस और लखनऊ, तो ये तीन हो गए बिहार और यूपी के, पटना, बिहार और बनारस, सॉरी पटना, लखनऊ और बनारस। इसके बाद क्या बोला गया, ढाका और अलीगढ़, और साउथ में हैदराबाद और मैसूर। इन 7 जगह विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट बहुत हो सकता है ये वाला पॉइंट। साथ में कलकत्ता में महिला बोर्ड की स्थापना और भारतीय सदस्य जो आशुतोष मुखर्जी और साथ में कौन, जियाउद्दीन अहमद जो थे माइक सैडलर के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सैडलर आयोग। चलिए अब सैडलर आयोग के बाद जो आता है आपका हार्वर्ड समिति, उसकी हम बात करते हैं। हार्टोग समिति, इसका गठन कब किया गया था, 1929 में, है ना। देखो इसने ना सिफारिश दिया था कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोगों को माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षा प्रदान किया जाए, उसके बाद मतलब निम्न वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान ना किया जाए। इनकी सिफारिश क्या थी, याद रखिएगा पॉइंट, निम्न वर्ग के लोगों को, है ना, क्या किया जाए, तो माध्यमिक शिक्षा ही प्रदान किया जाए, ना कि क्या, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा प्रदान ना किया जाए और माध्यमिक शिक्षा के बाद उनको व्यवसाय से जोड़ा जाए, व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए। अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन पर्टिकुलर निम्न वर्ग के लिए बोल दिया, ये गलत है भाई। आप वर्ग में क्राइटेरिया क्यों तय कर रहे हो, क्राइटेरिया तय करना था तो इंटरेस्ट के हिसाब से तय करते कि जिनको इंटरेस्ट नहीं है उच्च शिक्षा में, आजकल है बहुत लोग जो जबरदस्ती पढ़ते हैं, इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर वो डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं या फिर प्रेशर में पढ़ते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया, वर्ग के हिसाब से बोल दिया कि डायरेक्ट क्या बोला कि निम्न वर्गों को भाई प्रदान नहीं किया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा, माध्यमिक शिक्षा के बाद डायरेक्ट किससे जोड़ा जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा से जोड़कर उनको उद्योग धंधे में, व्यवसाय में लगा दो या तकनीकी शिक्षा प्रदान करो। ये सब उच्च शिक्षा उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसने बोला था, हार्टोग समिति ने, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब शिक्षा के लिए वर्धा योजना क्या था, वर्धा योजना 1937। तो बोला जाता है हरिजन नामक जो पत्रिका थी, हरिजन पत्रिका में गांधी जी ने क्या किया था, शिक्षा को लेकर लेख लिखा था, शिक्षा के विकास को लेकर, या प्रारूप बोलो, विकास ले बोलेंगे, शिक्षा के प्रारूप को लेकर क्या लिखा था, लेख लिखा था। और यही लेख क्या हुआ, जो भी प्रारूप लिखा था, यही प्रारूप जो था वर्धा योजना के तहत क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहे हैं। वर्धा योजना के तहत क्या किया गया, इस लेख को क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। जो भी शिक्षा के लिए गांधी जी क्या कर रहे थे, इस हरिजन पत्रिका में लेख लिखते थे, इसको क्या किया गया, वर्धा योजना के तहत प्रकाशित किया गया, ठीक है। इस पूरी योजना को, इसमें क्या था, हस्त उत्पादक कार्य को बढ़ावा देने की बात की गई थी। हस्त उत्पादक कार्य, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो हस्त उत्पादक कार्य को बढ़ावा दे,
तो याद रखिएगा, हरिजन पत्रिका में शिक्षा के प्रारूप को लेकर क्या किया था, गांधी जी ने लेख लिखा था। इस लेख को वर्धा योजना के तहत प्रकाशित किया गया, और प्रकाशित किसने किया था, तो ये भी थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, जाकिर हुसैन ने। जाकिर हुसैन ने क्या किया था, इसको प्रकाशित किया था। और प्रकाशित करने के बाद क्या बोला गया, इससे मुख्य इसका एजेंडा क्या था कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि हस्त उत्पादक कार्य को क्या मिले, बढ़ावा मिले। लेकिन 1937 में सरकार के त्याग पत्र, क्रांति सरकारों का त्याग पत्र, और साथ में क्या, आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वार, तो 1937 में सरकार का त्याग पत्र और आगे चलकर क्या मैं बोल रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वार, इसके कारण क्या हुआ, इसको लागू नहीं किया जा सका। तो थोड़ा सा आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका वर्धा योजना। अब वर्धा योजना के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपका क्या है, सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना जो आपका कब आया, 1944। याद रखिएगा, सार्जेंट योजना में ही ना निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। क्या बोला गया था, 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को, क्या दिया जाए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। और साथ में क्या बोला गया, 11 वर्ष के बाद 6 वर्ष के लिए वैकल्पिक शिक्षा का प्रावधान। क्या बोला गया, वैकल्पिक शिक्षा का प्रावधान। ठीक है जी। तो क्या बोला गया, पहला पॉइंट क्या बोला गया कि भाई, एक तो बोला गया कि अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात हो रही है, इसलिए याद रखिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ में क्या बोला गया, अतिरिक्त शिक्षा का प्रावधान क्या किया जाए, 6 वर्ष के बाद अतिरिक्त शिक्षा का प्रावधान किया जाए शिक्षा प्रदान करने के लिए। और एक पॉइंट और बोला था कि विद्या, या ऐसे आप बोल सकते हो, शैक्षणिक विद्यालय और तकनीकी विद्यालय की स्थापना की जाए। एक अकादमिक जो पढ़ाई होती है, तो शैक्षणिक विद्यालय, या विद्यालय नहीं, शैक्षणिक और तकनीकी कॉलेज की स्थापना की जाए। तो यह प्रावधान सार्जेंट योजना के तहत किया गया। तो याद रखिएगा, ये जो ऑल ओवर था ब्रिटिश शिक्षा के तहत जो सरकारी प्रयास था, जिसको हमने स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया हमने, 1813 के चार्टर एक्ट से, और उसके बाद हम लोग लेकर आए हैं फाइनली चार्टर एक्ट के बाद विवाद उत्पन्न हुआ, मैकाले समिति का गठन हुआ, विवाद समाप्त हुआ, अधोनिस्यंदन या अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत आया, उसके बाद वुड डिस्पैच आया, उसके बाद हंटर आयोग, हंटर के बाद आपका जो आया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, देन सैडलर, उसके बाद हार्टोग समिति, और उसके बाद आपका क्या, वर्धा योजना, और अंत में क्या आया, सार्जेंट योजना। तो जहाँ जहाँ मैं बोला हूँ इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। वुड्स डिस्पैच मस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा तो मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखिएगा। अब ये जितनी नीतियाँ आई हैं, इन सभी नीतियों के परिणाम स्वरूप, चाहे वो आर्थिक नीति हो भू राजस्व की, जिसके कारण क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, या फिर ये सभी शैक्षणिक नीति जो हो, या ब्रिटिश शिक्षा का या प्रशासनिक नीतियाँ हों, और अन्य कारणों सहित इन सभी से क्या होता है, कारण क्या होता है, इन सभी का परिणाम या शिक्षा का, एक तरफ राष्ट्रीय चेतना का भी विकास होता है, राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है, राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है। तो दूसरी बात, जो रूढ़िवादी जो लोग थे, उनकी जो मानसिकता है, उनको क्या होता है, हर्ट होता है। तो ये सभी मिलकर अंततः क्या बनते हैं, 1857 की क्रांति का कारण बनते हैं। और बाकी अन्य भी कारण हैं, जैसे कारतूस वाली चर्बी या अवध का क्या करना, कुशासन के आरोप लगाकर विलय कर लेना, इस तरीके से।
तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो क्या आएगा, 1857 की क्रांति, है ना। और उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग फिर देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, अभी बहुत कुछ बचे आधुनिक इतिहास में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।